अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस एकेडमी। आज का ये जो हमारा वीडियो लेक्चर है, इसमें हम लोग फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 जो है फिज़िक्स एंड मेजरमेंट, उसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वाले हैं। और इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल हैं उसमें ज़्यादातर जो न्यूमेरिकल्स हैं वो मेजरमेंट से रिलेटेड है और आसान से हैं, लेकिन ये है कि उनकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं पेज नंबर 33 से। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द परसेंट अनसर्टिनिटी इन द मेजरमेंट। एक मेजरमेंट गिवन है, किसी भी चीज़ की मेजरमेंट है वो लेंथ की है, ये बात है बिल्कुल क्लियर, क्योंकि मीटर में यूनिट गिवन है। हमें जो है मालूम करनी है उसकी परसेंट अनसर्टिनिटी कितनी है इस मेजरमेंट के अंदर, और ये हमें जो है वो गिवन है जो भी रीडिंग है। तो मैं इसको लेंथ सपोज़ कर लूँगा कि भाई ये कोई भी चीज़ जो गिवन है एक्चुअली वो लेंथ है। ठीक है, डेटा बनाते हैं पहले, क्या क्या गिवन है हमें। हमें जो है ना एक लेंथ गिवन है, और मैं लेंथ और उसका एरर ना अलग अलग लिखूंगा ताकि आप बात समझ सको। तो लेंथ एक्चुअली जो है ना वो 3.67 है, और जो उसकी अनसर्टिनिटी है लेंथ की वो यहाँ पे लिखी हुई नज़र आ रही है, जो एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी है। पहले मैं लेंथ लिख लेता हूँ 3.67। ठीक है, इधर लेंथ लिख लेते हैं 3.67 मीटर्स, और जो अनसर्टिनिटी है, जो भी चेंज है, जो भी एरर है लेंथ की मेजरमेंट के अंदर, उसको हम डेल्टा एल से शो कर देते हैं, और वो बराबर है यहाँ पे 0.25 मीटर के। ये आ गया 0.25 मीटर। और हमें मालूम क्या करनी है, हमें मालूम करनी है परसेंट अनसर्टिनिटी। जो परसेंट अनसर्टिनिटी है वो हमें फाइंड करनी है। अब देखो, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है परसेंट अनसर्टिनिटी को कैलकुलेट करने का। क्या है वो फार्मूला। अगर कभी भी आपको गिवन हो कोई भी रीडिंग और उसकी अनसर्टिनिटी गिवन है और परसेंटेज निकालनी हो, तो परसेंट अनसर्टिनिटी का जो फॉर्मूला है वो ये है कि कितना चेंज आया, कितनी अनसर्टिनिटी है लेंथ में, डिवाइड बाय एक्चुअल लेंथ कितनी है, और मल्टीप्लाई बाय 100 करा देंगे। तो सबसे पहले परसेंट अनसर्टिनिटी के बारे में ये बात जान लो कि मतलब इसकी अहमियत क्या है, इसका फ़ायदा क्या है। देखो, हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि जो अनसर्टिनिटी आ रही है, जो एरर आ रहा है रीडिंग के अंदर, वो एक्चुअल रीडिंग के साथ कितना जो है वो परसेंटेज में बन रहा है। भाई मिसाल के तौर पे यहाँ पर आपको एरर नज़र आ रहा है 0.25 मीटर, ठीक है, पर मैं एक दूसरी रीडिंग आपको बताता हूँ, उसका जो एरर है, जो अनसर्टिनिटी है वो 1 मीटर है। तो आप बोलोगे यार 1 मीटर की अनसर्टिनिटी तो बहुत ज़्यादा है 0.25 से कंपेयर करें, बट अगर उसको मैं रीडिंग से कंपेयर करूँ, फॉर एग्जाम्पल एक चीज़ जो है जिसकी लेंथ जो है वो 1000 मीटर है, और उसकी अनसर्टिनिटी अगर सिर्फ 1 मीटर है, तो वो इतना मायने नहीं रखेगी। ठीक है ना। तो इस वजह से परसेंट अनसर्टिनिटी जो है ना उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है कि हम उसको एक्चुअल रीडिंग से कंपेयर करते हैं। तो ठीक है, वैल्यूज़ पुट करते हैं। चेंज इन लेंथ देखते हैं। सबसे पहले चेंज इन लेंथ हमारे पास है 0.25, जो अनसर्टिनिटी है लेंथ की, जिसको मैं डेल्टा एल या चेंज इन लेंथ कह रहा हूँ, और एक्चुअल लेंथ कितनी है, एक्चुअल लेंथ है 3.67, एंड फाइनली हम उसको मल्टीप्लाई करा देंगे 100 से। तो सीधा सीधा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। वैल्यू क्या है हमारे पास, वैल्यू है 0.25। ठीक है, 0.25, और फिर उसको डिवाइड कराएंगे 3.67 से, और फाइनली मल्टीप्लाई कराएंगे 100 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। जो परसेंट अनसर्टिनिटी आ रही है, परसेंट अनसर्टिनिटी वो आ जाएगी बराबर 6.81% के बराबर। ठीक है ना। तो ये है हमारी परसेंट अनसर्टिनिटी जो कि इस क्वेश्चन के अंदर रिक्वायर्ड थी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द एरिया। एरिया क्या होगा, एंड इट्स अप्रॉक्सीमेट अनसर्टिनिटी। याद रखिए, एक्चुअल अनसर्टिनिटी नहीं कह रहे, अप्रॉक्सीमेट अनसर्टिनिटी कह रहे हैं कि कितनी होगी, ऑफ अ सर्किल, एक सर्किल की, जिसका रेडियस यहाँ पे गिवन है 3.7 10⁻⁴ सेंटीमीटर। ठीक है ना, बड़ी वैल्यू है 3.7 10⁻⁴ सेंटीमीटर। और हमें मालूम करना है इस सर्किल का, जिसका ये रेडियस है, उसका एरिया मालूम करना है, और फिर अप्रॉक्सीमेट अनसर्टिनिटी एरिया में ही मालूम करनी है। ठीक है, डेटा बनाते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं कि जो सर्किल है उसका रेडियस कितना गिवन है हमारे पास। जो सर्किल है उसका रेडियस 3.7 एक्सपोनेंट 4 है। रेडियस जो है वो है 3.7 एक्सपोनेंट 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 3.7 एक्सपोनेंट 4 सेंटीमीटर। और हमें अप्रॉक्सीमेट अनसर्टिनिटी रेडियस के लिए सपोज करनी पड़ेगी कि जो भी ये रेडियस की वैल्यू है इसमें कितनी अनसर्टिनिटी है, अप्रॉक्सीमेटली उसको सपोज करना पड़ेगा। तो लेट जो अनसर्टिनिटी है रेडियस की वो मैं सपोज कर लेता हूँ, लेट से 0.05 10⁻⁴
4 सेंटीमीटर के बराबर, ठीक है ना। उसी एक्सपोनेंट के अंदर मैंने सपोज कर लिया रेडियस में जो ख़राबी है, जो भी अनसर्टेनिटी है। और मालूम क्या करना है, एक क्वेश्चन ये है कि हमें एरिया मालूम करना है कि इस सर्किल का एरिया कितना होगा, और दूसरे केस में मुझे अनसर्टेनिटी मालूम करनी है एरिया के अंदर। और ये जो अनसर्टेनिटी है, याद रखिए, ये अप्रॉक्सीमेट अनसर्टेनिटी होगी। क्योंकि एग्जैक्टली क्यों नहीं निकाल सकते, वो इस वजह से नहीं निकाल सकते क्योंकि हमें रेडियस की एग्जैक्ट अनसर्टेनिटी अगर गिवन होती तो हम ज़रूर उसको कैलकुलेट कर लेते। ठीक है जी, अब सबसे पहले एरिया फाइंड कर लेते हैं। द एरिया ऑफ सर्किल, बात हो रही है सर्किल की, तो एरिया ऑफ सर्किल इज़ गिवन बाय, उसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो रेडियस पुट कर देते हैं, एरिया तो बिल्कुल क्लियर आ जाएगा ना हमारे पास। पाई होता है 3.14 और रेडियस हमें गिवन है 3.7 10⁻⁴ सेंटीमीटर के बराबर। तो जो एरिया आएगा वो भी सेंटीमीटर में आएगा, थोड़ा सा आपको याद रखिएगा कि डेटा में क्या गिवन है, 3.7 एक्सपोनेंट 4, इसका हम करेंगे स्क्वायर, ठीक है ना, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आंसर आएगा हमारे पास एक्सपोनेंट में, बड़ा आंसर आएगा, ये है 4.29, जिसको 4.3 राउंड ऑफ भी कर सकते हैं, 10⁻⁹ सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। ठीक है जी, एरिया तो बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा, एरिया में कोई भी गलती नहीं है, जो रेडियस है, रेडियस हमने एरिया मालूम कर लिया। अब जो फॉर्मूला है, एरिया मुझे मालूम करना है, वो तो 4.29 एक्सपोनेंट 9 आ गया। अब जो अनसर्टिनिटी है एरिया के अंदर अप्रॉक्सीमेटली, उसका फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन एरिया, अनसर्टिनिटी इन एरिया डिवाइड बाय एक्चुअल एरिया बराबर होता है। अब यहाँ पर आप एक बात देख सकते हैं कि जो रेडियस है उसका स्क्वायर होता है, देन हम जो है वो एरिया को फाइंड करते हैं। तो जो फार्मूला होता है उसके अंदर भी 2 आता है, ट्वाइस जो है वो फ़र्क आता है एरिया के अंदर। तो जो अनसर्टिनिटी है रेडियस की वो ऐसी आएगी, चेंज इन रेडियस या अनसर्टिनिटी इन रेडियस डिवाइड बाय आर, ये 2 आएगा बिकॉज ऑफ दिस स्क्वायर, क्योंकि 2 टाइम्स फ़र्क पड़ेगा। एंड इन दी एंड मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे ताकि परसेंट में जो है वो आंसर हमारे पास आ जाए। या पहले चलो ऐसे ही कर लेते हैं, परसेंट की ज़रूरत ही नहीं है, रिक्वायर्ड ही नहीं है, पहले सिर्फ इसी को ही फाइंड कर लेते हैं। क्या क्या वैल्यूज़ हैं, डेल्टा ए डिवाइडेड बाय एरिया की वैल्यू 4.29 10⁻⁹ इज़ इक्वल टू 2, और डेल्टा आर कितना है, डेल्टा आर जो हमने सपोज करा है 0.05 एक्सपोनेंट 4, और रेडियस की वैल्यू जो गिवन थी 3.7 10⁻⁴ थी। ठीक है जी, रीअरेंज कर लेते हैं, डेल्टा ए बराबर आएगा, डेल्टा ए इज़ इक्वल टू 2 इंटू, ये कैंसिल होगा दोनों, 2 इंटू 0.05 मल्टीप्लाई बाय 4.29 10⁻⁹ और डिवाइड में लिखा हुआ है हमारे पास 3.7। ठीक है, तो बस इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 इंटू 0.05 इंटू 4.29 10⁻⁹ और फिर हम इसको डिवाइड करा देंगे 3.7 से, तो हमारे पास आंसर आएगा, एक्सपोनेंट वही वाला करेंगे हम लोग, तो ये हो रहा है 0.11 10⁻⁹ सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। ठीक है ना, एरिया का वही यूनिट आएगा। तो ये हमारे पास एक्चुअल एरिया आ गया, और ये हमारे पास आ गई है उसकी अप्रॉक्सीमेट अनसर्टिनिटी। यानी कि इसी पेज पे अगर मैं आपको लिख के बताऊं कि एरिया कितना बनेगा फाइनली, तो एरिया देखो ऐसे लिखा जाएगा, 4.29 को राउंड ऑफ कर सकते हैं, 4.3 प्लस माइनस 0.11 और 10⁻⁹ सेंटीमीटर। जो एग्जैक्ट आंसर है ना वो ये होगा, क्योंकि बुक में भी इसी फॉर्म में गिवन है, तो मैंने बोला इसी फॉर्म के अंदर आपको कैलकुलेट करवा दूँ। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक एरोप्लेन है, वो ट्रैवल कर रहा है 850 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ, ये उसकी स्पीड है 850 किलोमीटर पर आवर। सो हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू ट्रैवल 1 किलोमीटर, उसे कितनी देर लगेगी 1 किलोमीटर का फासला तय करने में। ठीक है, बहुत ही आसान सा स्पीड से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे हमें जो है वो उसकी स्पीड गिवन है और मुझे मालूम करना है हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग का मतलब टाइम कितना लगेगा 1 किलोमीटर का फासला तय करने में। क्वेश्चन नंबर 3, डेटा फॉर्म करते हैं। हमें सबसे पहले स्पीड गिवन है, स्पीड को हम शो करते हैं v से, और वो कितनी गिवन है, वो है 850 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 850 किलोमीटर पर आवर।
और हमें मालूम करना है कितनी देर लगेगी। कितनी देर का मतलब हो गया हमें टाइम रिक्वायर्ड है, टाइम मालूम करना है। और इसी के साथ साथ डिस्टेंस हमें गिवन है 1 किलोमीटर का, कि जो डिस्टेंस ट्रैवल करा है एरोप्लेन ने वो है जस्ट ऐसे शो करेंगे 1 किलोमीटर के बराबर। ठीक है जी। अब सोल्यूशन में अगर मैं स्पीड की डेफिनेशन को इस्तेमाल करता हूँ अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ स्पीड, तो स्पीड हम कैलकुलेट कर सकते हैं। स्पीड बराबर होती है कितना डिस्टेंस कवर हुआ डिवाइड बाय टाइम। और अगर इसी फॉर्मूले को रीअरेंज करें, क्योंकि मुझे तो टाइम कैलकुलेट करना है, तो टी बराबर आएगा S/V के। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है 1 और स्पीड कितनी है, स्पीड है 850। ओके, जो आंसर आएगा वो टाइम का आंसर आएगा और ये आएगा 0.00117। और क्या आंसर आया हमारे पास, आप देखो किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, आंसर आएगा आवर्स में। ठीक है ना, इतनी देर लगेगी उसे 1 किलोमीटर का फासला तय करने में। बट जैसा आपको नज़र आ रहा है कि बहुत ही छोटी वैल्यू है, तो इट इज़ बेटर टू कन्वर्ट इन टू सेकेंड्स। इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो क्या करेंगे, आवर्स को कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा इन सेकेंड्स के कितनी देर लगेगी। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 4.2 सेकेंड्स। इसका मतलब जिस एरोप्लेन की बात हो रही है जो 1 घंटे में 850 किलोमीटर ट्रैवल कर लेता है, उसे 1 किलोमीटर का सफ़र करने में सिर्फ जो वक्त दरकार होगा वो होगा 4.2 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 4, एक रेक्टेंगुलर होल्डिंग टैंक है, एक टैंक है रेक्टेंगुलर है जो 25 मीटर उसकी लंबाई है। ठीक है, लंबाई 25 मीटर के बराबर है और 15 मिलीमीटर इन विड्थ, जो चौड़ाई है विड्थ ब्रेथ कह सकते हैं, वो 15 मीटर है। और उसमें हम जो है वो वाटर को स्टोर करना चाहते हैं बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, बहुत कम टाइम के लिए। किसी इंडस्ट्रियल प्लांट के अंदर एक टैंक है जिसमें कुछ वक्त के लिए हम कुछ टाइम के लिए हम पानी को स्टोर करना चाहते हैं। और उस रेक्टेंगुलर टैंक की जो लंबाई है वो 25 है और जो चौड़ाई वो 15 है। अगर हम चाहते हैं कि इतना 2980 मीटर क्यूब पानी पंप कर दिया जाए टैंक में, तो बताइए पानी की उस वक्त डेप्थ कितनी होगी। सही है, जब इतना पानी हम पुश करेंगे तो उसकी डेप्थ हमें कैलकुलेट करनी है। डेप्थ कह सकते हैं, हाइट कह सकते हैं, एक ही बात है। क्वेश्चन नंबर 4, सिंबल मैं उसके लिए जो है ना वो हाइट वाली दूंगा H, उससे बात क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें लेंथ गिवन थी, वो जो टैंक है उसकी लंबाई कितनी है L से शो कर देते हैं, वो है 25 मीटर्स। और जो विड्थ थी, जिसे हम ब्रेथ भी कह सकते हैं, चौड़ाई भी कह सकते हैं, वो है बराबर 15 मीटर के। जो पानी का वॉल्यूम हम चाह रहे हैं कि हमने पंप किया है V इज़ इक्वल टू, वो गिवन है कितना 2980 मीटर क्यूब। ठीक है, हमने इतना वॉल्यूम जो है वो डाला है 2980। तो अब सवाल ये है कि डेप्थ कितनी होगी, और एक्चुअली मैं कह रहा हूँ कि डेप्थ को मैं H से शो कर रहा हूँ क्योंकि हाइट और डेप्थ एक्चुअली पॉइंट ऑफ व्यू का डिफरेंस होता है, बात एक ही होती है। तो डेफिनेशन किसकी इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, वॉल्यूम आ रहा है, वॉल्यूम का एक फार्मूला है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ वॉल्यूम। अगर हम वॉल्यूम की डेफिनेशन को इस्तेमाल करते हैं तो वॉल्यूम होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। तो मुझे हाइट को अलग करना है, हाइट अलग करेंगे तो ये आ जाएगा V डिवाइडेड बाय, ये L और W इधर डिवाइड में लिखे जाएंगे, L इंटू W। ब्रैकेट लगा दीजिएगा क्योंकि बच्चे जो है ना थोड़ी बहुत गलती कर देते हैं, तो ब्रैकेट याद से लगाना है इधर। सो वॉल्यूम है 2980 डिवाइड बाय लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ कितनी है 25, विड्थ है 15, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2980 डिवाइड बाय 375, एंड 2980 डिवाइड बाय 375 इज़ इक्वल टू 7.94 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि जो पानी की गहराई होगी, जो डेप्थ ऑफ वाटर होगी, वो होगी 7.94 मीटर्स के बराबर। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा मिलता जुलता है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर अंडरग्राउंड टैंक। एक रेक्टेंगुलर अंडरग्राउंड टैंक है, ऊपर भी एक रेक्टेंगुलर था, तभी मैंने फार्मूला भी रेक्टेंगल का इस्तेमाल करा, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, और अभी भी रेक्टेंगुलर है।
और स्टोरेज फैसिलिटी जो है उसमें वो है 1.9 मीटर बाय 1.2 मीटर बाय 0.8 मीटर। ठीक है ना। लेंथ गिवन है, विड्थ गिवन है और डेप्थ या हाइट गिवन है और बेसिकली हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। बहुत ही सिंपल है, मैं छोड़ सकता हूँ आप लोगों पे, लेकिन चलो हो सकता है कुछ बच्चे इसी में कंफ्यूज हों, थोड़ा सा बात को क्लियर कर देते हैं। इस मर्तबा हमें कैलकुलेट करना है उस रेक्टेंगुलर स्टोरेज टैंक का वॉल्यूम और हमें तीनों चीज़ें गिवन हैं। हमें उसकी लेंथ गिवन है L, हमें उसकी ब्रेथ या विड्थ गिवन है, चलो विड्थ ही लिख देता हूँ। बच्चे बोलेंगे एक क्वेश्चन में विड्थ लिख रहे हैं एक में ब्रेथ, कन्फ्यूजन हो रही है, तो चलो विड्थ ही लिख देते हैं, W से शो करेंगे। और हाइट भी लिख देते हैं या डेप्थ कितनी है उसकी, H से शो करेंगे। ठीक है, तो कितना कितना था 1.9, 1.2, 0.8, 1.9, 1.2 और 0.8 मीटर्स। अब फिर वही बात है, डेफिनेशन इस्तेमाल कीजिए आप वॉल्यूम की, वॉल्यूम को कैलकुलेट करना है। सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ वॉल्यूम, और वो भी रेक्टेंगुलर टैंक का वॉल्यूम, V बराबर होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो 1.9 है लेंथ, विड्थ है 1.2 और हाइट है 0.8, मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा हमारे पास 1.824 मीटर क्यूब। वॉल्यूम जो है उसका यूनिट है मीटर क्यूब। ठीक है, आसान सा न्यूमेरिकल था, सीधा सीधा। क्वेश्चन नंबर 6, दो स्टूडेंट्स हैं, वो ड्राइव कर रहे हैं इक्वेशन को, जिस इक्वेशन में x जो है वो डिस्टेंस ट्रैवल को शो कर रहा है, v जो है वो स्पीड को शो कर रहा है और एक्सेलरेशन जो है वो a है और टाइम जो है वो t है। ठीक है, और जो सबस्क्रिप्ट में o लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्वांटिटी ली गई है एट 0 डिग्री से एट 0 सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, दो स्टूडेंट्स हैं जो कि ड्राइव कर रहे हैं फॉलोइंग इक्वेशन। उन्होंने इन इक्वेशंस को ड्राइव करा है जो नीचे दोनों गिवन है ए और बी में। अच्छा, उन इक्वेशन में जो x है वो रेफ़र करता है डिस्टेंस ट्रैवल को कि कितना फासला तय हुआ, जो v है वो स्पीड को शो करता है। ठीक है, a से एक्सेलरेशन आता है, t से टाइम आता है, और जहाँ कहीं सबस्क्रिप्ट में नीचे छोटा सा o लिखा हुआ होगा उसका मतलब है क्वांटिटी जो है वो नापी गई है 0 सेकेंड पे, यानी कि जब टाइम 0 हो रहा था बिल्कुल इनिशियल कंडीशन पे, तो उस वक्त वो क्वांटिटी को नापा गया है। यानी कि t इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है इनिशियल, तो v0 का मतलब होगा इनिशियल वेलोसिटी। जो v0 लिखा हुआ है इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है भाई, अब सवाल क्या है, विच ऑफ दीज कुड पॉसिबली बी करेक्ट अकॉर्डिंग टू डायमेंशनल चेक। इन इक्वेशंस का डायमेंशनल एनालिसिस करना है, लेफ्ट हैंड साइड की और राइट हैंड साइड की डायमेंशंस को देखना है और फिर फैसला करना है कि कौन सी इक्वेशन सही है और कौन सी इक्वेशन जो है वो गलत है। ईजिली पता कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6, डेटा में हमें दो इक्वेशंस गिवन है, उनको चेक करना है हमें। पहली इक्वेशन कौन सी है, पहली इक्वेशन है हमारे पास x इज इक्वल टू वी टी स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू वी टी का स्क्वायर प्लस 280। और जो दूसरी इक्वेशन है इसको a कर देते हैं, उसको b कर देंगे। जो दूसरी इक्वेशन है वो है x इज इक्वल टू वी नॉट टी, एक्स इज इक्वल टू वी नॉट टी यानी इनिशियल वेलोसिटी t, और प्लस के साथ आएगा 280 का स्क्वायर, 280 का स्क्वायर। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका डायमेंशन एनालिसिस करते हैं सॉल्व करके। सबसे पहले हम a के लिए सॉल्व करेंगे। a के लिए x बराबर है वी टी का स्क्वायर प्लस 280। ओके, इक्वेशन नंबर 1। अब हर एक का डायमेंशन देख लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड की और राइट हैंड साइड की। देखो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है x। तो x की जो डायमेंशन है, जो स्क्वायर ब्रैकेट मैंने लगाया ये डायमेंशन को शो करता है। x की जो डायमेंशन है, इन्होंने बोला था x जो है वो डिस्टेंस है, डिस्टेंस की डायमेंशन होती है l, क्योंकि फासला एक ख़ास किस्म की लंबाई को कहते हैं। फिर लेफ्ट हैंड साइड पे तो इतना ही है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड का मुकम्मल आंसर जो है वो l के बराबर आ गया। ओके, अब आ जाइए राइट हैंड साइड पे। पहली वाली इक्वेशन की राइट हैंड साइड ही सॉल्व कर रहा हूँ, ये वाली की। सबसे पहले v की डायमेंशन देखेंगे, फिर लिखा हुआ है t, तो t की डायमेंशन देखेंगे कितना आएगा,
फिर डायमेंशन देखी जाएगी 2 की। 2 एक नंबर है, नंबर की वैसे कोई डायमेंशन होती नहीं, लेकिन डेटा में लिखेंगे ए की क्या डायमेंशन है, और टी को दोबारा लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। सो स्पीड की या वेलोसिटी की जो डायमेंशन है वो होती है LT-1। टाइम की डायमेंशन टी होती है। 2 एक नंबर है और डायमेंशन होती है फिजिकल क्वांटिटी के है, इसके थ्योरी लेक्चर में समझाया है मैंने। और ए जो है ये होता है LT-2। तो इसका मतलब जब मैं पूरा राइट हैंड साइड को सॉल्व करने बैठूंगा तो सबसे पहले v की डायमेंशन लिखी जाएगी LT-1, फिर t के स्क्वायर यानी जो t है उसका स्क्वायर किया जाएगा, प्लस 2 को नहीं लिखेंगे, उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। एक्सेलरेशन की डायमेंशन LT-2 होती है और t की डायमेंशन t होती है। अच्छा जी, t का स्क्वायर हो गया तो ये हो गया l, और बेसिस सेम तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। यहाँ t की पावर -1 है और यहाँ t की पावर +2 है, बेसिस सेम पावर्स ऐड हो जाएंगी। एज इट इज़ यहाँ पे भी होगा, l आएगा इधर और इधर हो जाएगा t की पावर -2 और t की पावर ये आ गया -2 और ये t की पावर +1। ठीक है जी, तो ये क्या बन गया हमारे पास, ये बन गया LT-1 और +2 कितना होता है, सीधा सीधा 1 होता है, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस l एज इट इज़ आ गया, -2 और +1 ये बराबर होता है -1 के। ये दोनों डिफरेंट चीज़ें, इनको आपस में आप ऐड नहीं कर सकते। ये आ गई राइट हैंड साइड की डायमेंशन। अब आप देख सकते हैं कि जो लेफ़्ट हैंड साइड की डायमेंशन है पहली इक्वेशन की, वो बराबर नहीं है राइट हैंड साइड की डायमेंशन के। इसका मतलब एक बात तो करेक्ट हो गई, इसका रिजल्ट मैं ऊपर लिख देता हूँ। जो A है वो है इज़ इनकरेक्ट, क्योंकि उसकी लेफ्ट हैंड साइड की राइट हैंड साइड की डायमेंशन बराबर नहीं आ रही है। ठीक है, B वाला पार्ट देखते हैं। B के अंदर कौन सी इक्वेशन है हमारे लिए, x बराबर है V0t + 2AT का स्क्वायर। ठीक है, इसका भी डायमेंशन एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे हमें लिखा हुआ नज़र आ रहा है x सवाल में बताया था डिस्टेंस है, डिस्टेंस यानी कि उसकी डायमेंशन होती है l, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड का कंप्लीट आंसर बराबर आ गया l के। अब आइए राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे उसी तरीके से डेटा बनेगा, पहले जो जो चीज़ गिवन है। सबसे पहले हमें V0 दिया हुआ है इनिशियल वेलोसिटी, फिर t दिया हुआ है, फिर दोबारा से 2 लिखा हुआ है और फिर a लिखा हुआ है और t दोबारा लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा जी, V0 का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी। तो अब एक बात ज़हन में रखिए, वेलोसिटी चाहे इनिशियल हो चाहे फाइनल हो, वेलोसिटी की डायमेंशन LT-1 होती है जो हमने ड्राइव की थी लेक्चर में, और t की जगह पे t आएगा। 2 एक नंबर है और डायमेंशन सिर्फ फिजिकल क्वांटिटीज़ की होती हैं, तो 2 हैज़ नो डायमेंशन, और a की जगह पर आएगा LT-2 एक्सेलरेशन की डायमेंशन है। इसका मतलब राइट हैंड साइड का कंप्लीट आंसर आएगा, पहले V0 की डायमेंशन लिखेंगे LT-1, फिर t की डायमेंशन आएगी कैपिटल T, +2 नहीं लिखेंगे। एक्सेलरेशन की डायमेंशन LT-2 और इधर लिखा हुआ है t का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा t का स्क्वायर। बेसिस सेम पावर्स ऐड हो जाएंगी, -1 + 1 इज इक्वल प्लस l एज इट इज़। यहाँ पे भी बेसिस सेम पावर्स ऐड हो जाएंगी, माइनस का 2 और प्लस का 2, इधर भी t है इधर भी t है, बेसिस सेम पावर्स ऐड हो जाती हैं। अच्छा जी, -1 + 1 कैंसिल, -2 + 2 कैंसिल, LT⁻0 + LT⁻0। ये बात तो आपको बताइए, मैथमेटिक्स में जिस भी चीज़ की पावर 0 होती है एक्चुअली वो 1 के बराबर हो जाती है, तो डायमेंशन में नंबर तो लिखते ही नहीं है। ये बचेगा l + l अगर हम ऐड कर भी देते हैं तो 2l आंसर आएगा, बट जैसा कि आप जानते हैं 2 हैज़ नो डायमेंशन, तो उसको डायमेंशन में लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, तो हम उसको नहीं लिखेंगे तो इसका मतलब राइट हैंड साइड का कंप्लीट आंसर क्या आएगा, l। अब आप देख सकते हैं क्योंकि लेफ़्ट हैंड साइड बराबर आ रही है राइट हैंड साइड के, इसका मतलब वो जो दूसरा स्टूडेंट था उसकी इक्वेशन एकदम करेक्ट। ठीक है, यही हमारा आंसर है, एज 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ठीक है, 1 हेक्टर का मतलब होता है 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, जबकि 1 एकड़ के अंदर 4 एक्सपोनेंट 4 फीट स्क्वायर होते हैं। ठीक है ना, इतने फीट स्क्वायर होते हैं, स्क्वायर फीट कह सकते हैं। तो बताइए कितने एकड़ होंगे 1 हेक्टर के अंदर। आपने पता करना है कि 1 हेक्टर में कितने एकड़्स हैं, और एक और हिंट गिवन है, वो ये है कि 1 मीटर के अंदर 3.28 फीट्स होते हैं।
ठीक है जी। तो 2-3 कन्वर्जन करनी है बेसिकली, ये कन्वर्जन से रिलेटेड न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन नंबर 7। अब इसको क्या ऐसी चलो हिंट में सब कुछ लिख ही लेता हूँ जो कुछ इन्होंने दिया हुआ था डेटा में, फिर सोल्यूशन में कन्वर्जन कर लेंगे। डेटा में सबसे पहले सारी वैल्यू जो थी, 1 हेक्टर के अंदर क्या था 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, फिर 1 एकड़ के अंदर 4 एक्सपोनेंट 4 स्क्वायर फीट था 1 एकड़ में, ठीक है। और 1 मीटर की जो हिंट थी वो तो हमें पता ही है 3.28 फीट होते हैं। और फाइनली हमें मालूम करना है कि 1 हेक्टर में कितने एकड़्स होते हैं, ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है जी, 1 बाय 1 करते हैं। अब सबसे पहली बात, 1 एकड़ के अंदर कितने फीट हैं वो तो लिख लेते हैं। 1 एकड़, एकड़ को पहले सॉल्व करेंगे ना। 1 एकड़ के अंदर कितने फीट्स नज़र आ रहे हैं 4 एक्सपोनेंट 4, ठीक है। अब अगर आप एक बात नोट करोगे तो मीटर और फीट का अगर रिलेशन निकाल लेते हैं तो मीटर और फीट का क्या रिलेशन निकलेगा, ये 1 फीट जो है वो 1 डिवाइड बाय दिस वैल्यू आ जाएगा, और फीट का स्क्वायर आ रहा है, ये क्या लिखा हुआ है इधर, यूनिट भी लिख देता हूँ साथ साथ, ये आ जाएगा फीट का स्क्वायर। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको इधर डिवाइड कराएंगे इनटू 1/1 मीटर स्क्वायर। अगर ये मीटर स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा 3.28 का स्क्वायर, ठीक है। और ये किसकी जगह पर आ रहा है, ये फीट की जगह पर हो रहा है, ताकि कैंसिलेशन हो जाए, ये जो वैल्यू है ये कैंसिल हो जाएगी। तो 3.28 का स्क्वायर कर लेते हैं, 10.7 आ जाएगा। सो हमारे पास आ जाएगा 1 एकड़ और 4 एक्सपोनेंट 4 डिवाइड बाय 10.7, ये हो जाएगा 3738.3 के बराबर, ठीक है ना। ये हमने कैलकुलेट कर लिया 1 एकड़ के अंदर कितने मीटर स्क्वायर आ गए, ठीक है। फीट स्क्वायर से फीट स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, मीटर स्क्वायर में आंसर आ गया। अब बड़ा आसान सा काम हमारे पास रह गया कि ये जो वैल्यू है, अब मुझे 1 हेक्टर की वैल्यू चाहिए, तो 1 हेक्टर में कितने एकड़्स होते हैं वो हमें कैलकुलेट करना है। 1 हेक्टर में कितने एकड़्स होंगे, मीटर के लिए क्या वैल्यू गिवन है 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, और मीटर को कैंसिल करना है और एकड़ में आंसर चाहिए, तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू क्या 1 एकड़ बराबर होते डिवाइड बाय 3738.3 मीटर स्क्वायर के बराबर। तो हुआ ये कि मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर हुआ कैंसिल, और 10⁻⁴ डिवाइड बाय दिस वैल्यू, सो 1 हेक्टर इज़ इक्वल टू 2.69 एकड़्स। 1 हेक्टर के अंदर इतने एकड़्स होते हैं, ठीक है। अगर न्यूमेरिकल को समझने में प्रॉब्लम हुई है ना, तो जो यूनिट कन्वर्जन वाली वीडियो है चैनल के ऊपर सर्च करो, तलाशफेज एकेडमी के नाम से, वो मिल जाएगी आपको, उसको आप देखो तो बात जो है वो क्लियर हो जाएगी कि यूनिट कन्वर्जन किस तरीके से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। A watch factory claims that its watches gain or lose not more than 10 seconds in a year. एक घड़ी बनाने वाली कंपनी है, वो क्लेम करती है कि उनकी जो घड़ी है उसमें जो 1 साल के अंदर फ़र्क आता है वो 10 सेकंड से ज़्यादा का नहीं आता, यानी कि घड़ी पीछे हो जाती है आगे हो जाती है, जो टाइम में फ़र्क आ रहा है वो 1 साल में 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं आता, यानी कि जो एरर आता है उनकी घड़ियों में वो 1 साल में ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड का आता है। तो हाउ एक्यूरेट इज़ दिस वॉच, ये कितनी एक्यूरेट वॉच है, परसेंटेज में बताना है। बेसिकली परसेंट अनसर्टिनिटी कैलकुलेट करनी है हमें इस क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है जी। तो डेटा बनाते हैं, कितना एरर आ जाता है उनकी घड़ियों के अंदर, कितना टाइम में चेंज आता है, कितना अनसर्टेन हो जाता है टाइम, सिर्फ 10 सेकेंड। और कितने वक्त में 10 सेकेंड का एरर आता है, 1 साल में, इन 1 ईयर। तो हमें मालूम करनी है कितनी परसेंट अनसर्टिनिटी होगी, परसेंटेज में हमें कैलकुलेट करनी है उसकी अनसर्टेनिटी।
अनसर्टेनिटी कैलकुलेट कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे ज़रा कन्वर्जन कर लो, या तो इसको एयर में कन्वर्ट करो या तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करो, ठीक है। दोनों में से कोई एक काम करोगे तो फिर ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, अगर आप चाहो तो इसको आप सेकंड में कर लो, एक साल में कितने सेकंड होते हैं तो वो भी ईजी हो जाएगा, नहीं तो आप जो है वो इसको कन्वर्ट कर लो एयर में। सो 10 डिवाइडेड बाय, एक साल में कितने सेकंड होते हैं पता है आपको, कैलकुलेट कर सकते हो आप बहुत ईजीली। कैसे करोगे, 1 ईयर की बात हो गई तो इसका मतलब उसमें कितने डेज़ होते हैं, 365.25 डेज़ होते हैं, लीप ईयर को मिला के 365.25 डेज़ होते हैं, इनटू 24 आवर्स, हर दिन में 24 घंटे, हर घंटे में 60 मिनट और हर मिनट में 60 सेकंड। सबसे पहले ईयर से डेज़ में गए, डेज़ से गए हम लोग आवर्स में, आवर्स से गए मिनट से और मिनट से गए सेकंड्स में। तो हमारे पास आंसर आएगा 3155760। चाहो तो आप इसको एक्सपोनेंट में भी कर सकते हो, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। तो एक साल के अंदर कितने सेकंड आ रहे हैं, इसको 10 ही रहने देते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। एक साल के अंदर कितने सेकंड हो गए, 3155760 सेकंड्स। तो मैंने बोला ना, या तो इसको ईयर में कन्वर्ट कर लो या इसको सेकंड में, तो ये आसान वाला था, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया, ओके। अब आइए सॉल्यूशन पे। परसेंट अनसर्टेनिटी हम पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं, जिसका बड़ा आसान सा फॉर्मूला है, परसेंट अनसर्टेनिटी बराबर होती है कितना चेंज आया, कितना एक्चुअल था, मल्टीप्लाई बाय 100 करके। कितना चेंज आया, चेंज आया हमारे पास 10 सेकंड का, डिवाइड बाय 3155760। इसको आप एक्सपोनेंट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, इतने कोई बड़ा इशू नहीं है। और फाइनली हम इसको मल्टीप्लाई करा देंगे 100 से। सो सबसे पहले हो जाएगा ये 1000 डिवाइडेड बाय 3155760। ये आंसर आएगा हमारे पास 3.16 रेज़ टू दी पावर -5। ये है परसेंट अनसर्टेनिटी, जो कि किसके अंदर आ रही है, जो कि आ रही है उस वॉच मेकर कंपनी की घड़ियों के अंदर, ठीक है ना। ये उनका एरर है। क्वेश्चन नंबर 9, द डायमीटर ऑफ मून इज, मून का डायमीटर दिया हुआ है 3480। ये मून का डायमीटर है किलोमीटर में। व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ मून, तो सबसे पहले इस डायमीटर की मदद से आपने वॉल्यूम निकालना है, ठीक है, एक बात। दूसरी बात, हाउ मैनी मून्स वुड बी नीडेड, कितने मून्स की ज़रूरत पड़ेगी टू क्रिएट अ वॉल्यूम इक्वल टू दैट ऑफ अर्थ। यानी समझ लो कि एक अर्थ के वॉल्यूम के अंदर कितने मून्स आ सकते हैं, एक अर्थ के अंदर कितने मून्स आ सकते हैं। और उसके लिए एक हिंट भी गिवन है, रेडियस ऑफ अर्थ गिवन है 3680 किलोमीटर के बराबर, 6380 किलोमीटर के बराबर। क्वेश्चन नंबर 9, आखिरी न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 1 का। सबसे पहली बात, हमें डायमीटर गिवन है, डायमीटर ऑफ मून गिवन है हमें। डायमीटर ऑफ मून कितना है, 3480 किलोमीटर, ओके। इसी के साथ साथ क्या गिवन है हमें, हमें गिवन है वॉल्यूम ऑफ मून मालूम करना है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ मून मालूम करना है। इसको पूरा लिख दूं, यह है हमारे पास डायमीटर ऑफ मून, डायमीटर ऑफ मून dm इज इक्वल टू 3480 किलोमीटर। फिर हमें मालूम करना है वॉल्यूम ऑफ मून, मून का वॉल्यूम कितना है, तो उसको कर देंगे Vm, वॉल्यूम ऑफ मून, जो कि हमें फाइंड करना है। फिर नंबर ऑफ मून्स कितने आ जाएंगे अर्थ के अंदर, n लिख देता हूँ, नंबर ऑफ मून्स या nm कर देते हैं। और फाइनली हमें गिवन है रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ गिवन है, जिसको हम शो करते हैं RE से। कितना है, 6380 किलोमीटर, 6380 किलोमीटर। तो सबसे पहले मालूम कर लेते हैं वॉल्यूम ऑफ द मून, ठीक है। अच्छा, वॉल्यूम मून का जो वो है, जो मून की शेप है वो कैसी है, मून की शेप है स्फेरिकल, तो इसका मतलब जो फॉर्मूला इस्तेमाल होगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का ही होगा,
वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज गिवन बाय, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है V इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसका मतलब अगर मुझे वॉल्यूम ऑफ मून चाहिए होगा तो हम क्या करेंगे, 4/3 एज इट इज़ रहेगा, पाई एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पर आएगा रेडियस ऑफ मून। ठीक है, अब रुकना पड़ेगा क्योंकि हमें रेडियस थोड़ी पता है, हमें तो डायमीटर पता है। तो पहले हम क्या करेंगे, हम डायमीटर से रेडियस निकालेंगे, और डायमीटर से रेडियस निकालने का बड़ा आसान सा तरीका है, डायमीटर का आधा करते हैं तो रेडियस आ जाता है। किसी भी सर्किल की अगर बात करें ना, तो ये जो कॉर्ड होता है जो कि उसके सेंटर से पास होता है, इसे डायमीटर कहते हैं, और जो डायमीटर का आधा होता है उसे रेडियस कहते हैं। तो हम डिवाइड बाय 2 करेंगे ताकि रेडियस ऑफ मून आ जाए। पहले डिवाइड करके आंसर आ जाएगा 3480 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू कितना, 1740 किलोमीटर। ओके, जब ये आ गया तो इक्वेशन 1 में पुट करके वॉल्यूम आ जाएगा। वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई होता है 3.14 इंटू 1740 का क्यूब। ठीक है, बस कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट करना है आपने। ये आएगा हमारे पास 2.2 10 रेज टू दी पावर 10 किलोमीटर क्यूब। ठीक है, किलोमीटर क्यूब में आएगा आंसर। अब ये पहला हिस्सा तो हो गया ना हमारा। अब दूसरा ये है कि कितने मून्स आ जाएंगे किस में, अर्थ के अंदर। तो इसका मतलब हमें दोनों के वॉल्यूम्स को आपस में कंपेयर करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम ऑफ मून तो आ गया है, एक काम करते हैं वॉल्यूम ऑफ अर्थ निकाल लेते हैं। नाउ वॉल्यूम ऑफ अर्थ कैलकुलेट करते हैं ताकि पता लग जाएगा ना दोनों के रेशो से कि कितने जो है वो मून आ सकते हैं अर्थ के अंदर। तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ के लिए भी सेम फार्मूला, क्योंकि अर्थ की शेप भी स्फेरिकल है, 4/3 पाई आर ई क्यूब आएगा। 4/3 है, पाई की अपनी वैल्यू है 3.14 और आर ई का क्यूब, आर ई यानी कि 6380 का क्यूब। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1.0810 रेज टू दी पावर 12 किलोमीटर क्यूब आएगा। सही है, ये आ गया हमारे पास वॉल्यूम ऑफ अर्थ। अब इस वॉल्यूम के अंदर कितने मून आ जाएंगे, तो नंबर ऑफ मून्स कैलकुलेट करने का बड़ा आसान सा तरीका है, इसका रेशो निकालना पड़ेगा आपको। नंबर ऑफ मून कैलकुलेट हो सकते हैं अगर मैं वॉल्यूम ऑफ अर्थ को डिवाइड करा दूं वॉल्यूम ऑफ मून से। ठीक है, तो ये है 1.0810 रेज टू दी पावर 12 डिवाइडेड बाय 2, क्या आया था 2.2 10 रेज टू दी पावर 10 डिवाइड करके आंसर आ जाएगा हमारे पास 49 मून्स। इसका मतलब अर्थ के अंदर कितने मून्स एडजस्ट हो सकते हैं, 49 मून्स अर्थ के वॉल्यूम के अंदर एडजस्ट हो सकते हैं, और यही हमें कैलकुलेट करना था। ठीक है, 0.3 था तो कोई बात नहीं, एक ही बात है। ठीक है जी, सो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने पूरे फर्स्ट ईयर फेज़ के चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करा। आई होप समझ में आ गए होंगे। कोई कन्फ्यूजन है तो लिखना कमेंट सेक्शन में, मैं फिर बता दूंगा कि क्या उसका सोल्यूशन क्या है, या फिर आपको वीडियो का लिंक दे दूंगा जहां से आप इन कॉन्सेप्ट्स को और क्लियर कर पाएंगे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।